Okay, so Bacha Party, we will today start with this new chapter of Story of Village Palampur. Now, why do you need a story out here? तो यहाँ पे है क्या हम बहुत सारे this is basically a chapter in economics, ठीक है? Now, what is economics? 9th standard में ये economics का chapter है. What do you basically mean by economics? Any answers? Economics मतलब होता क्या है? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, ठीक है, कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने पैसे में है, धंधा कितना हो रहा है, ये सारा जो कार्यक्रम है वी अंडरस्टैंड इट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम इन सारी चीजों का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम इन सारी चीजों का पढ़ाई करते हैं। नाउ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जब हम इस पालमपुर विलेज को देखते हैं, ठीक है, वी बेसिकली टाइम है कुछ, तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर विच मीन्स वॉट कि हम जब ये पालमपुर विलेज की बात कर रहे हैं इसका स्टोरी देखेंगे, ठीक है। पालमपुर एक विलेज है, एक रियल विलेज नहीं है, ठीक है, इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज, इमेजिनेशन वाला विलेज है, लेकिन जो विलेज की समस्याएं होती है वो सेम है, ठीक है। तो इस विलेज की स्टडी से हम डिफरेंट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कैसे धंधा होता है, कैसे लोग अपना इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, और कैसे होना चाहिए। तो एक आइडियल सिचुएशन होती है और कैसे चल रहा है एक्चुअली वो एक सिचुएशन होती है। So let's study this. The story of village Palampur. So Palampur is basically a small village in which people have their own lifestyle. ठीक है, and we will see कि कैसे यहाँ पे ट्रेड होता है, कैसे यहाँ पे बिजनेस होता है और कैसे यहाँ पे लोग अपना लाइफस्टाइल और खर्चा मेंटेन करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी क्या क्या है, कैसे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोग हैं। These are the things that we are going to study for the study of village Palampur. Are we clear? Okay. So let's start, बच्चा बड़ी। पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। व्हाट डू यू मीन बाय एन इमेजिनरी विलेज? ये विलेज इमेजिनरी है, रियलिटी में नहीं है, हमने सोचा है, मतलब जनरली जो विलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेकर हम ये विलेज बना रहे हैं। सो इट्स एन इमेजिनरी विलेज वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। विलेजेस में ज्यादा करके आपका एक्टिविटी क्या होता है? फार्मिंग का एक्टिविटी होता है, ठीक है, फार्मिंग मेन एक्टिविटी है आपका यहाँ पे। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ये अच्छा खासा कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब क्या होता है? अच्छा खासा रोड है, तो इस रोड से आप बेसिकली जा आ सकते हैं, ठीक है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। नेबरिंग और विलेज और टाउन से वेल कनेक्टेड है। ये वेल कनेक्शन अगर होगा, मतलब रोड्स अच्छे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ट्रेड अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा। पालमपुर में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो फटाफट मार्केट तक पहुंचेगा बिना सड़े हुए, क्योंकि अगर आपका रास्ता खराब है तो ड्राइवर्स जा नहीं पाएंगे और जाना चाहेंगे भी नहीं, ठीक है, उनकी गाड़ी खराब होगी और इससे क्या होगा? आपका जो फसल है वो बर्बाद होगा, वो स्टोर में ही रह जाएगा और वो बर्बाद होगा, वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इन ऑर्डर फॉर द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स as soon as possible, they always required a good road connectivity. So this will encourage trade and business. आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी अच्छा होगा, जनरली उतना ही आपका ट्रेड और बिजनेस भी बढ़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी बेसिकली कनेक्टिंग। तो आपके नेबरिंग टाउन्स और विलेजेस से पालमपुर वेल कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब जाएंगे कैसे, ठीक है। तो फटाफट भाई साहब आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को आराम से मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। ओके, रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। ठीक है, रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, रायगंज एक बड़ा विलेज है और ये 3 किलोमीटर दूर है कहां से? पालमपुर से, ठीक है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज। इसका मतलब समझते हैं, ऑल वेदर रोड। ओके, जनरली अभी देखो आपका बारिश चालू होगा, बारिश के बाद रोड्स की हालत खराब हो जाती है ना। रोड्स उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करते, पानी भर जाता है, पॉट होल्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, रोड धंस जाती है कहीं पे, ऐसा हो जाता है। तो इसको हम ऑल वेदर रोड नहीं बोलेंगे। ऐसा रोड है, चलो सूखे में जो रोड है, गर्मी में जो रोड है वो तो बराबर है, जैसी बारिश आएगी वैसा रोड का कबाड़ा हो जाएगा,
है ना। तो ऑल वेदर रोड मतलब एक अच्छा खासा रोड जो बारिश में भी वैसे का वैसा ही रहे, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मींस दैट उसकी कंडीशन डेट्योरेट नहीं होगी बारिश में। थोड़ी बारिश हो गई भाई साहब, रास्ता एकदम खराब हो गया, जा ही नहीं सकते हम उसमें। तो ऑल वेदर रोड मींस वो रोड बारिश के मौसम में ही उतनी स्मूथ रहेगी, ठीक है। देयर विल नॉट बी पॉट होल्स और देयर विल नॉट बी ऐसा धंस गया है कहीं पे, खराब हो गया है, जाना मुश्किल हो गया है, ऐसा नहीं होगा। तो एक रोड बनाना आसान है लेकिन ऑल वेदर रोड बनाना आसान नहीं है, ठीक है। लोग जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं सड़ा हुआ माल मसाला डाल के रोड बना देते हैं, एक बारिश में रोड का हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल। तो रायगंज इज अ बिग विलेज, इट्स 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज, ठीक है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स एंड फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। तो यहाँ पे शाहपुर में भी वैसा भी कनेक्टेड है, फर्दर टू शाहपुर, ओके। Okay, so रायगंज और शाहपुर आर नेबरिंग विलेजेस फ्रॉम वेयर पालमपुर। पालमपुर के आजू बाजू ये दोनों नेबरिंग विलेजेस हैं और इन नेबरिंग विलेजेस से पालमपुर का रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, इट्स एन ऑल वेदर रोड कंडीशन, ठीक है। ओके, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, ठीक है। टोंगास मतलब समझते हैं घोड़ा गाड़ी जो होती है, ठीक है, घोड़े को पुल करने में। वी ऑल्सो फाइंड ट्रैक्टर्स लोडेड विद शुगर, ट्रक्स, जीप्स एंड मोटरसाइकिल्स, सारे मतलब सब कुछ यहाँ पे चल सकता है इन रोड्स पे, ठीक है। ऑल दीज कैन बी बेसिकली सपोर्टेड इन दिस रोड। ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ बैलगाड़ी ही चल सकती है, सारे मीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इस ऑल वेदर रोड फ्रेम में चल सकते हैं। आर वी क्लियर, ठीक है। ओके ओके ओके। द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अभी हम विलेज के, हमने देखा पहला एस्पेक्ट जो देखा इकोनॉमिक्स का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेन चीज है आपका रोड्स। रोड्स का कनेक्टिविटी हमने देख लिया, तो ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द विलेज का पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 450 फैमिलीज हैं। आपके एक बिल्डिंग में 450 फैमिलीज हो जाती है यहाँ पे, तो ठीक है। वहां पे पूरे गांव में 450 फैमिलीज हैं बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे शहरों में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी किसी भी कास्ट कम्युनिटी का है, लेकिन गांव में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अक्सर अभी भी अगर आप गांव खेड़ों में जाओगे तो आपसे पूछेंगे आपका नाम, फिर पूछेंगे आप कौन जात के हो, ऐसा लोग अभी भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गांव खेड़ों में अभी तक कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है, अभी तक कास्ट सिस्टम को लोग मान रहे हैं, जो गलत है, ठीक है। लोगों को एक दूसरे से नफरत है, लोगों को एक दूसरे से क्लेश है इस कास्ट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। So their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement and plastering. इसको बोलने का मतलब क्या है, हाउसेस तो ब्रिक से ही बनेंगे, सीमेंट से ही बनेंगे, प्लास्टर होगा उसमें, इसको बोलने का मतलब क्या है, व्हाई इज इट दिस बीइंग सेड। कच्चा हाउस पक्का हाउस, आपने देखो छोटे में पढ़ा था कच्चा हाउस पक्का हाउस। कच्चा हाउस का प्रॉब्लम क्या है, बारिश में भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बह जाएगा, ठीक है, वो मट्टी जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। तो ये पक्का हाउस है, ठीक है। देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। तो कम से कम हाउसिंग को लेकर कुछ फैमिलीज में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरे बरसात आने वाला है अब क्या होगा, ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा पक्का हाउस है इनका, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिक्स से कैसे जुड़ा हुआ है, व्हाई इज इट कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स। चलिए, हमने ये माना कि रोड्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोड्स अगर अच्छे होंगे तो धंधा अच्छा होगा, धंधा अच्छा होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। चलिए, इट इज कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स। हाउ इज योर हाउस मेड ऑफ, और rather पक्का हाउस और मेड अप ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टर कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्टेड है। अभी समझ लो, एक फार्मर है, क्या क्या बोला, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। एक फार्मर है, फार्मर भाई साहब जा रहा है कहां पे, फार्मिंग में खेती करने जा रहा है। पता चला उसको किसने बोला, अरे भाई तेरा घर बह गया, वो खेती पे ध्यान देगा या घर पे ध्यान देगा, परेशान हो जाएगा वो, ठीक है। फिर से घर बनाएगा, फिर से वो बह जाएगा, तो वो इसी में परेशान रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर उसका एक पक्का हाउस हो जाता है, वो निश्चिंत होकर खेती कर सकता है, खेती ठीक से करेगा तो पैसा आएगा, इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, ठीक है। तो दैट इज वन रीजन। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है। जितना अच्छा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी भी होगा। अगर हम परेशान रहेंगे छोटी छोटी चीजों से, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हम परेशान रहेंगे तो हम काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कल बोल दिया जाए कि 5 दिन तक कामोटे में पानी नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे भाई साहब,
भाड़ में क्या स्कूल जाना, भाड़ में क्या ऑफिस जाना, पहले इस चीज को तो संभालो। कल को हमारे पास पानी नहीं, कहां से लाएंगे हम पानी? ठीक है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। सो इसीलिए आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो अगर सही जगह पे सही टाइम पे टेक केयर हो रही है, तभी आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बेसिक नेसेसिटीज में प्रॉब्लम है तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी प्रोडक्टिव। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स व्हाइल स्टडिंग इकोनॉमिक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। The scheduled caste Dalits comprise one third of their population and live in one corner of the village in much smaller houses, some of which are made of mud and straw. ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मतलब ये 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 हमारे टाउन्स में नहीं होता है। टाउन्स में अगर आपके पास पैसा है घर लीजिए भाई साहब, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ज्यादा करके आपके विलेजेस में ये प्रॉब्लम होता है। अभी भी वो मानसिकता चल रही है, जो दलित हैं या जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको गांव के बाहर रखो। ठीक है, उनको गांव का पानी यूज नहीं करना, ये सब अभी भी चल रहा है वहां। ठीक है, पालमपुर इज नॉट एन एक्सेप्शन। पालमपुर में भी लगभग यही मानसिकता लोगों की बनी हुई है। ठीक है, द शेड्यूल्ड कास्ट दलित्स कंप्राइज वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन का वन थर्ड। आपने देखा 450 फैमिलीज हैं, तो उसका वन थर्ड कितना हो जाएगा? 150। तो 150 पॉपुलेशन जो है वो दलित्स का है, 150 फैमिलीज दलित्स के हैं। ठीक है, लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, विलेज के कोने में रहते हैं। ठीक है, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और छोटे हाउसेस हैं, सम ऑफ विच आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। पक्के हाउसेस नहीं है, इनके लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, क्योंकि ये मड और स्ट्रॉ से बेचारे अपना घर बनाएंगे तो बारिश में तो प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज चैलेंजिंग। ठीक है, दिस इज चैलेंज। थोड़ी बहुत आंधी आएगी तो भाई साहब घर उड़ जाएगा, है ना? ठीक है, तो नाउ अभी हम वाईफाई कनेक्शन देख रहे हैं भाई साहब। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन। ये है, चलिए एक बात अच्छी हो गई आपकी, सब घरों में आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी आपका रिक्वायरमेंट है बच्चों के पढ़ाई के लिए, मतलब अच्छा लाइफ लीड करने। आप सोचो इतनी गर्मी में अगर पंखा ना चले तो इंसान पागल हो जाएगा, है ना? फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है आपके ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए, जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो ट्यूबवेल्स से आप पानी सप्लाई करते हैं खेतों में, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। तो इन सब चीजों से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कनेक्टेड है और प्रोडक्टिविटी भी। ठीक है, सो वी हैव टू इंश्योर दैट रोडवेज इज प्रॉपर, हाउसिंग इज प्रॉपर, वी हैव टू आल्सो इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक नीड्स ऑफ वाटर आर आल्सो प्रॉपर। ठीक है, तो एक एक एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है। हमने देखा रोडवेज बहुत बढ़िया, हाउसिंग में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, मतलब जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं वो जनरली पक्के हाउसेस में गांव के बीच में रह रहे हैं, और जो नीचे कास्ट के लोग हैं दलित्स हैं वो थोड़ा सा गांव के कॉर्नर में रह रहे हैं, और वो भी मड और स्ट्रॉ के हाउसेस में रह रहे हैं। तो हाउसिंग का एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो टिल नाउ वी डोंट सी अ प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भरपूर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। भाई बहुत जरूरी है कि आप ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करें, क्योंकि खेतों को बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। आप बाल्टी से पानी ढो ढो कर कितनी देर तक खेतों में डालेंगे? इतना बड़ा खेत है, सुबह से शाम हो जाएगा फिर भी खेत को पूरा पानी आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा दिन चालू हो जाएगा, और खेतों को अगर सही टाइम पे पानी नहीं मिला तो क्रॉप प्रोडक्शन इंपैक्ट हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक स्पीडी वे में खेतों तक पानी पहुंचे, और इसका भाई साहब क्या उपाय है कि आपका मोटर अच्छे से चले और पंप आउट करे वाटर। ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। ये स्मॉल बिजनेस में भी यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स तो पावर होते ही है, प्लस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, छोटे मोटे दुकान है, वहां पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। ठीक है, सो इट एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अभी देखो जैसे यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है, मतलब क्या कहते हैं, लोहे का काटने का, फर्नीचर वगैरह कुछ भी बन रहा होगा, तो लोहे को काटने का जो सिस्टम है, क्या ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे होगा भाई साहब? वो ड्रिलिंग जो मशीन है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ना। तो बिजनेस हाउसेस को भी, जो जितने भी छोटे मोटे दुकान है, उनको भी आपको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सब लोग फार्मिंग ही करेंगे, फार्मिंग पे लार्जली डिपेंडेंट है, बट देर आर सम स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स विच डू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस एज वेल, दे वुड ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। इनको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी का अगर सप्लाई बना रहेगा तो फार्मिंग अच्छी होगी, फार्मिंग अच्छी होगी तो खेत अच्छे होंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, किसान को पैसा आएगा। प्लस जो लोग छोटे मोटे धंधों में इन्वॉल्व है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है, वहां पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बनी रहेगी तो उनका भी धंधा होता रहेगा, उनको भी पैसा आएगा, इकोनॉमिक्स को बूस्ट अप मिलेगा। यस, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स मतलब धंधा ना भाई साहब। देखो अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे, देखो इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है कि नहीं? एक वांट से दूसरा वांट, है कि नहीं? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली क्या है, रिसोर्सेज जो है हमारे हमारे लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देखो जो रिसोर्सेज आपके स्केयर्स हैं, स्केयर्स, स्केयर्स मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, वो भाई साहब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको हमको पढ़ना है। जैसे समझो, क्या एयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कैन यू सर्वाइव इवन अ मिनट विदाउट एयर? नो, not only for us but for all animals and plants air is of extreme importance. The entire earth, if it is not supplied with air, it will be becoming lifeless as other planets are. ठीक है, लेकिन तो इसके हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन क्या इसकी आप कीमत दे रहे हैं? आर यू बाइंग एयर? सो फार अभी तक तो नहीं कर रहे हैं ना, यू आर नॉट बाइंग एयर एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी यू आर नॉट बाइंग एयर। अच्छा चलिए, डायमंड, क्या आपकी जिंदगी बिना डायमंड के चल सकती है? चल सकती है। डायमंड बहुत स्केयर्स है, मिलता नहीं है, लेकिन उसकी कीमत देखो करोड़ों में है। क्या आपके पास, अगर किसी के पास डायमंड ना हो तो क्या उसकी जिंदगी चल सकती है? तो जिस चीज के इतनी, मतलब जिस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है उसकी इतनी कीमत है, और जिसकी चीज की आवश्यकता है उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा इनबैलेंस क्यों है भाई? विदाउट एयर यू कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ मिनट, विदाउट डायमंड यू कैन सर्वाइव फॉर एजेस, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो करोड़ों में क्यों बिक रहा है और इसका कोई कीमत क्यों नहीं है? तो इस इम्बैलेंस को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हम इसलिए एयर की कोई कीमत नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप चाहे अंबानी हो, चाहे भाई साहब रास्ते के कोई भिखारी हो, आपको उतना ही एयर मिलेगा। ऐसा नहीं कि अंबानी जी को ज्यादा एयर मिल रहा है ना? एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, वो नेचर से ही हमको मिल रहा है, सो उसकी स्केयरसिटी नहीं है, इसीलिए वो कीमती नहीं है, इसीलिए उसका कीमत नहीं है। डायमंड जो है वो भले ही यूज का नहीं है, लेकिन वो बहुत स्केयर्स है, वो मिलता ही नहीं है, वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसीलिए उसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं कि लोग चीजों की वैल्यूएशन किस बात पे होगी। ठीक है, चीजों को हम कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे किसी चीज का प्राइस फिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस आए। अभी पहले जैसे देखो हमारा होता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, अभी भाई साहब आदित्य को जूता चाहिए और तिवारी जी को चाहिए बकरी। ठीक है, तो अभी इन दोनों का डिमांड्स अलग अलग है। पहले मनी सिस्टम नहीं था, तो आदित्य के पास एक जूता अगर देने को है और इनके पास, आदित्य के पास अगर एक बकरी है देने को और इसके पास एक जूता है देने को, तब क्या होगा? एक्सचेंज होगा। लेकिन आदित्य के पास बकरी नहीं है लेकिन उसको जूता चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था। मतलब ये जो मेले का कॉन्सेप्ट है ना, आप देखते हो अभी भी मेला लगता है गांव में, ये मेला वहीं से चला आ रहा है। मेले में क्या होता था, लोग अपने प्रोडक्ट्स लाकर बैठ जाते थे। अभी आप ढूंढोगे आपके पास देने को क्या है और उसके पास देने को क्या है, अगर ये मिलता है तो ही धंधा हो सकता है, वरना नहीं। अभी इनको चाहिए बकरी, ये बोल रहे मेरे पास भैंस है, लोगे क्या? नहीं भाई भैंस नहीं लेंगे हम। इनको चाहिए जूता, इनके पास जूता है देने के लिए, लेकिन इनको चाहिए भैंस, ये बोला भाई साहब मेरे पास तो, इनको चाहिए बकरी, इनके पास है भैंस, तो डील नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो क्या मैं उससे सब कुछ खरीद सकता हूँ? मैं भैंस भी खरीद सकता हूँ, बकरी भी खरीद सकता हूँ, जूता भी खरीद सकता हूँ, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है आपके पास, ये आपका परचेजिंग पावर है। ये परचेजिंग पावर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की स्केर्सिटी अलग अलग है। समझ में आ रहा है? कोई अगर आप पेंसिल बाय आउट करते हैं 10 रुपए में आ जाती है, कोई आप घड़ी लेने जाते हैं तो 3,000 रुपए क्यों लग रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उस घड़ी को बनने में जो माल मसाला लगा है उसका कीमत उतना है, उतनी इसकी स्केर्सिटी है। समझ में आ रहा है? ये स्केर्सिटी के ऊपर वैल्यूएशन होती है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की और सर्विसेज की। समझ में आ रहा है? ये जैसे अभी आप समझो, आप यहां से अगर एक ओला बुक करके वीटी तक जाते हैं तो आपको कम से कम 1,500 का बिल आ जाएगा, है ना? 1,500-2,000 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक जो भी है, तो अप्रोक्सीमेटली 1,500 यू विल हैव टू पे। लेकिन अगर वही चीज आप ट्रेन का टिकट निकाल कर जाते हैं तो 25 रुपए में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है भाई? सेम डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक में आप गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं,
ठीक है। गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन में कितना भीड़ होगा इसका गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन आप 25 रुपए में वीटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे गवर्नमेंट उस गैप को कवर कर रहा है। क्या एवरीबडी विल बी एबल टू अफोर्ड अ जर्नी बाय पेइंग $1500? नो। जिनके पास पैसा है वो जाएंगे ओला से आराम से एसी में बैठकर, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, पैदल जाएं? नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई जाइए, आप ट्रेन से जाइए। तो गवर्नमेंट किसी अपॉर्चुनिटी को अगर करती है तो आप देखो अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग पैसे दे रहे हैं। आपकी उसी जर्नी के लिए आप 25 रुपए दे रहे और उसी जर्नी के लिए कोई 1500 दे रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट में रेलवेज का लेआउट किया है, गवर्नमेंट आपके टैक्स के मनी से ये सारा स्ट्रक्चर रन कर रही है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स इज। अगर इकोनॉमिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम देश को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि पोल्यूशन आज की तारीख में हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इज इट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स? आप बोलेंगे यार धंधा और पैसा और पोल्यूशन हाउ आर दी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, देखो कैसे इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप देखोगे स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, और एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत लोग वहां पे टूरिस्ट होकर जाते हैं, उनका मेन इनकम टूरिज्म से है। ठीक है, और यहाँ पे टूरिज्म से अगर मेन इनकम है तो आपको भाई साहब वहां के एनवायरमेंट को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वहां पे पोल्यूशन हो गया तो लोग नहीं आएंगे। जैसे अभी देखो गोवा में टूरिज्म कम होता जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोग दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। ठीक है, सो जैसे अगर कुछ दिनों कुछ 4-5 साल पहले जस्ट कोरोना के पहले विराट कोहली बेसिकली एक मैच चल रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये मैच चल रहा था दिल्ली में। ठीक है, श्रीलंका की टीम फील्डिंग कर रही थी, इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी। श्रीलंका की टीम ने बोला बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। बोला कि हम अभी वापस चले जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू एंडेंजर आवर हेल्थ, क्योंकि आपके AQI बहुत खराब है, हमको बॉल नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा आपका स्मोक और फॉग है। तो विराट कोहली मजबूरन डिक्लेयर करते हैं इनिंग्स को, टेस्ट मैच था। डिक्लेयर मतलब समझते हैं आप, एक मजबूत परिस्थिति पे होते हैं तो डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन भारत की पोजीशन उतनी मजबूत नहीं थी इन टर्म्स ऑफ स्कोर, लेकिन ये हमारे लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक लांछन हो जाएगा, एक हमारे लिए मतलब सब लोग इसके बारे में बात करने लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो डिक्लेयर करते हैं, मैच हारे तो हारे लेकिन लेट्स डिक्लेयर। डिक्लेयर करने से होगा क्या, श्रीलंका के 2 ही बैट्समैन पिच पे रहेंगे, ना कि 11 खिलाड़ी पूरे पूरे ग्राउंड पे। श्रीलंका ने मान लिया। ठीक है, तो आप सोचिए हमारा AQI जो है वो इतना गड़बड़ होता जा रहा है। आपको मालूम है कामोटे में AQI कहाँ है? AQI होता है एवरेज क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एयर। ये सब चीजों से नाता जोड़ो भाई साहब, क्योंकि आपके ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा। आज की तारीख में हमारे अंदर जितने भी डिजीजेज हैं उसका कम से कम 70% इज ड्यू टू पोल्यूशन। जितने भी डिजीज हैं, हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, जितने भी डिजीज आपके हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम रिलेटेड, उसका 70% आपके पुअर क्वालिटी ऑफ एयर पे है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो AQI जो है आप देखोगे, अगर खांडेश्वर स्टेशन में जाओगे ना तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में AQI आपका बराबर आता रहता है, हर हर मिनट में अपडेट होता रहता है, और आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है पुअर 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 पुअर। ठीक है, मतलब यहाँ का AQI पुअर है, इट्स बिलो एवरेज, हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, आप चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे खेल रहे हो, ये AQI दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और इसका एक कारण ये है कि आप कामोटे में कहीं भी चले, कामोटे क्या कहीं भी चले जाओ भाई साहब, ये जो तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, दोनों दोनों तरफ गाड़ियां दिख रही हैं तुमको, ये गाड़ियां क्यों बाहर खड़ी हैं? लोग बिल्डिंग में क्यों नहीं लगा रहे हैं? चलिए इक्के दुक्के बिल्डिंग में हम मान सकते हैं कि पार्किंग ना हो, लेकिन इतना स्पेस तो सब में होता है कि सारे सबकी गाड़ियां एडजस्ट हो जाएं। बाहर गाड़ियां क्यों खड़ी हैं? क्योंकि आपके पास एक नहीं 4 गाड़ियां हैं, और 4 गाड़ियों का स्पेस तो बिल्डिंग आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपको मजबूरन बाहर रखना पड़ रहा है। इन 4 गाड़ियों में रोज अलग अलग 4-4 लोग जा रहे हैं। एक फैमिली का अगर 4 गाड़ी हो गया, इतना बड़ा पॉपुलेशन है मुंबई का, तो आप सोचिए हर एक फैमिली से अगर इस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं, उन गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो क्या कर डालेगा इस एनवायरमेंट का। रास्ते हम बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हम इंप्रूव कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, लेकिन गाड़ियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा एयर क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, और आज नहीं तो कल हम बीमार पड़ने वाले हैं। एक वीक सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं। अभी मैं आपको स्विट्जरलैंड का केस शेयर कर रहा था।
स्विट्जरलैंड आज की तारीख में कार्बन नेगेटिव है। इन लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं भाई साहब कि चलिए आपको गाड़ी खरीदनी है, खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट बड़ी चालाकी बरतती है। गाड़ी खरीदने पे आप रोक टोक नहीं लगा सकते, लेकिन लाइसेंस देने पे तो लगा सकते हो ना। इंडिया में आपको गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो, आपको मिल जाता है लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल जाता है। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, आप स्कूटी या गाड़ी जो भी चला रहे हैं, आपका टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट बोलते हैं हम इसको। और वहां पे एक पुलिसमैन खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस, और वहां पे बाकायदा आपको ऐसा लाइन दिया जाता है, इसमें से बैक करके दिखाओ, इसमें से पुल अप करके दिखाओ, अप टर्न लेकर दिखाओ, ठीक है, कितने स्पीड में कंट्रोल करोगे, ये सारी चीजें उनसे पूछी जाती हैं। इस ट्रैफिक सिग्नल का क्या मतलब है, इस ट्रैफिक सिग्नल का क्या मतलब है, ठीक है, कहाँ पे, ये सारी चीजें वो बाकायदा टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है। लेकिन कोई वो टेस्ट नहीं देता है, आप बैठे बिठाए लाइसेंस मिल जाता है आपको। ये सब जुगाड़ है हमारा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब इनको लाइसेंस ही नहीं देंगे ना, खरीदना तो गाड़ी, गाड़ी तब तक नहीं चला सकते जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंस का प्रोसीजर इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, लोगों के जूते गिर जाते हैं लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता है, तो लोग छोड़ ही देते हैं गाड़ी खरीदने का कॉन्सेप्ट। लेकिन बैकअप में क्या किया है इन्होंने कि भाई लोग फिर ट्रैवल कैसे करेंगे, तो इन्होंने अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत प्यारा रखा है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप घर से उतरे, आपका स्टेशन, चलो भाई साहब ट्रेन पे बैठे, पहुंच गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वेरी गुड, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को ये जरूरत ही नहीं महसूस होती कि वो गाड़ी खरीदे, क्योंकि गाड़ी खरीदने के लिए उनको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, और ड्राइविंग टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो दे आर सो एकस्टम टू यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ बसेस और बेसिकली ट्रेन, ये इतना अच्छा है कि लोग पब्लिक, तो इसीलिए वहां पे गाड़ियां रास्तों में कम है, और इसीलिए वहां पे कार्बन एमिशन कम है, इसीलिए वहां पे जो क्लाइमेट है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। सो दिस इज द वे। तो आप देखिए कैसे इकोनॉमिक्स पोल्यूशन से भी कंट्रोल इम्पैक्टेड है, आपका इकोनॉमिक्स जो है वो पोल्यूशन से भी इम्पैक्टेड है, इट इज कनेक्टेड। तो इकोनॉमिक्स का जो आपका स्टडी है वो बहुत वाइड रेंज है, ठीक है। प्राइमरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो स्केयरसिटी है किसी भी रिसोर्स की अगर कमी है, तो वो रिसोर्स कैसे हमारे समाज के अलग अलग स्तरों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी ट्राई। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छी होगी, तो आप समाज को, अपने प्रांत को, अपने देश को, अपने स्टेट को आप अच्छे से चला सकते हैं। यू कैन एक्चुअली रन इट ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग, अभी देखो, आपने अभी अभी सुना रहेगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, ठीक है, हाई टैरिफ्स लगा दिए, और इससे शेयर मार्केट धप से नीचे गिर गया है, क्योंकि वो सारे गुड्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। और ग्लोबलाइजेशन के चलते लोग एक दूसरे से गुड्स ले ही रहे हैं कंट्रीज, अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चाइना पे उन्होंने 125% का टैक्स लगाया, तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है। ये अच्छा है या बुरा, ये हम जरूर कोई प्लानिंग होगी, ठीक है। अमेरिका जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेशन ऐसे ही उल्ट सुल्ट कदम तो लेगा नहीं, पूरा रिसर्च करके ही कदम लेगा ना, तो जरूर कोई प्लानिंग होगी। हो सकता है आज मार्केट डाउन है, लेकिन कल को वो फायदे में होंगे, कल को वो फायदे में होंगे, 2-3 महीनों में इकोनॉमी को बूस्ट करा के वो फायदे में हो जाएंगे। ये जो दूसरे कंट्रीज थे जो अभी तक यहाँ से माल खरीद रहे थे, इनके पास पैसा नहीं बचेगा, तो वट एवर इज, तो आपके हर एक डिसीजन से इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, ठीक है। ज्यादा करके जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, वो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। लोगों की अर्थव्यवस्था जो है वो केंद्र है, ठीक है, किसी देश का अर्थव्यवस्था है वो केंद्र है। अगर हमने अर्थव्यवस्था को ठीक रखा ना, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था ही बिगड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स। जैसे समझो पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है भाई साहब, ठीक है। देयर इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसको रन करती है भाई साहब। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब समझते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में गवर्नमेंट का हेल्थ केयर होता है, इसमें आपको वैक्सीन, इसमें आपको जनरल इलाज, ठीक है, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। किसी ने पता करने की कोशिश की है कामोटे में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है कि नहीं, कहाँ पे, हाँ एमएनआर के लेन में अगर आप जाएंगे ना, तो इस तरफ है। मुझे याद है जब कोरोना का वैक्सीन निकला था, तो वहां पे लाइन लगी थी, वो लाइन एमएनआर के आगे तक पूरा हाईवे तक गई थी। इतने कहाँ कहाँ जाएंगे, वहीं पे मिल रहा था वैक्सीन। जब लॉन्च हुआ कोरोना का वैक्सीन लॉन्च हुआ,
वहां से लाइन लगी थी वैसा। उस लाइन में लगने के लिए आपको पहले दिन मतलब टोकन लेना पड़ेगा, ये है वो है, दुनिया भर का था। तो वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। आपका यहाँ पे सेक्टर 36 में भी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। दीज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, यहाँ पे आप बच्चों का वैक्सीनेशन फ्री में करा सकते हैं। थोड़ा बैठना पड़ता है। आपको जनरल जो बीमारियां हैं उसको भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इलाज तो शायद ना हो पाए, लेकिन छोटे मोटे बीमारियों का रूट कॉज आइडेंटिफाई करके वहां पे इलाज हो सकता है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। दीज आर रन बाय द गवर्नमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन अप किया है। यहाँ पे मुफ्त में इलाज हो जाएगा। देयर इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर विच इज रन बाय द गवर्नमेंट। पालमपुर ऑल्सो हैज वन प्राइवेट डिस्पेंसरी। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब जहां पे एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट डॉक्टर है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे यार ये इकोनॉमिक्स में कहां से आ रहा है, क्या ये इकोनॉमिक्स में आ रहा है? हेल्थ केयर, हाउ इज इट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? वी आर स्टडिंग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, and in this is basically a chapter of economics. How is the study of healthcare connected to economics? बताइए। अरे भाई साहब, आप पैसा कब जनरेट कर पाएंगे? जब आप काम कर पाए। चाहे आप खेती बाड़ी का काम कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप स्वस्थ हो तभी काम कर पाएंगे। और ये स्वस्थ को मेंटेन करने के लिए आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जरूरी है। अगर इंसान अस्वस्थ रहेगा, आधे से ज्यादा दिन वो काम पे ही नहीं जा पाएगा, तो वो क्या ही मेंटेन करेगा? क्या ये समझ में आ रहा है? सो हेंस द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज until and unless a person is healthy, he or she will not be able to be productive। ठीक है, किसी भी लेवल पे वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा, रोड कनेक्टिविटी देखी, फिर सोशल सेटअप देखा, फिर हमने देखा कि भाई साहब आपका हेल्थ केयर क्या है, स्कूल्स क्या है, स्कूल से आपका इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्टेड है, हाउ इज इट कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि स्कूल है कि नहीं, स्कूल से इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्टेड है। देखो, ये समझ लो खेत है ना। इस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं। वो 10 लोग फैमिली के हों या लेबरर्स हों। ठीक है, जो भी फसल की उगाई कटाई जो भी है। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यार जो फार्मर होगा या जो लैंड का ओनर होगा, ये बोलेगा यार 10 लोगों को मैं पूरे साल भर काम करा रहा हूं, इनको या तो खाना देना पड़ रहा है या तो पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर मैं ट्रैक्टर हायर करूं, ट्रैक्टर जेसीबी ये सब तो भाई साहब रेंट पे मिलता है, मेरा वही काम फटाफट हो जाएगा। इन 10 लोगों से मैं कुछ और काम करवा सकता हूं जिससे पैसा जनरेट हो। तो अभी क्या होगा भाई साहब, ये 10 लोग क्या हो जाएंगे, इनको फार्मिंग का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी आपके जो टूल्स आ गए हैं, यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ मैन पावर टू हैंडल अ क्रॉप। ठीक है, टू हैंडल फील्ड्स। ठीक है, पहले के जमाने में जो मैन पावर लगता था अभी नहीं लग रहा है। ठीक है, और काम फटाफट हो रहा है। पहले के जमाने में आपको नाले वगैरह बनाने पड़ते थे, अभी ट्यूबवेल्स, आपके स्प्रिंकलिंग इरिगेशन आ गया है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन आ गया है। ये वैसा पाइप कनेक्ट कर दिया, अपने आप वैसा नल चालू कर दिया, वो अपने आप जितना पानी है वो देता रहेगा। आपको जाकर बाल्टी से या ऐसे नाले बनाकर पानी नहीं देना है। ड्रिप इरिगेशन आ गया है। ठीक है, आपका ऐसा इरिगेशन सिस्टम सबके इंप्रूव हो गए। तो मैन पावर धीरे धीरे जो लगता था वो कम होता जा रहा है। अभी ये मैन पावर क्या करेगा, वेयर विल इट गो? अगर चलो गांव में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पे जाकर कुछ मजदूरी कर ली, बाकी क्या करेगा? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैन पावर को, जो अभी खेती बाड़ी में नहीं लगने वाला है, उसको हम एजुकेशन में ट्रेन करें। ठीक है, कल को इनके पास काम नहीं होगा। जिस तरह से एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इट्स ऑब्वियस दैट टुमारो दे वोंट हैव जॉब्स टू जनरेट मनी फ्रॉम एग्रीकल्चर। They will have to look out for other options, and they will not be able to look out for other options until and unless they are well educated। जितना आप educated होंगे, जितना आप अपने स्किल सेट को बढ़ाएंगे, उतना आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसीलिए इस एजुकेशन के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमने स्कूल का सेटअप किया। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मतलब इनके पास कल पैसा जनरेट करने का कैपेसिटी नहीं होगा until and unless we train them। ठीक है, तो इसीलिए स्कूल्स इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू बिकम सेल्फ रिलायंट। चाहे गांव में रहकर हो या गांव से बाहर जाकर हो, वो कमाने के लायक होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? दे विल बी एबल टू जनरेट मनी फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिली एज वेल इफ दे आर एजुकेटेड। दैट्स हाउ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स आर कनेक्टेड। That's how transport and economics are connected,
we saw how social setup is connected to economics, we saw how markets are connected to economics. ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है? ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जापान। जापान एक ऐसा कंट्री है भाई साहब जो अर्थक्वेक प्रोन है। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत खास ध्यान दिया है और ह्यूमन रिसोर्स का उन्होंने अच्छे खासे डेवलपमेंट किया है। ह्यूमन रिसोर्स को अपस्किल किया है, ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा खासा एजुकेशन दिया है और इसी के चलते आज की तारीख में एक डेवलप नेशन होकर उभरा है जापान, एक डेवलप नेशन हुआ है, ठीक है? उनके हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की भरमार है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, ना उनका सॉइल फर्टाइल है, ना ज्यादा पानी के रिसोर्सेज हैं, ना एग्रीकल्चर ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? ज्यादा करके वो इंपोर्ट करते हैं चीजों को, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं क्योंकि उनका ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, उनको स्किल सेट दिया है, उनको नॉलेज दिया है, जिसकी वजह से वो आज की तारीख में विदाउट और अदर being deprived of natural resources, still it is one of the developed nations. क्या ये समझ में आ रहा है? सो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशन के सिस्टम में, इन सब जगहों पे स्कूल आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक? किसने बोला? वो तब हुआ था 1945 में हुआ था, अमेरिका ने जब, और ये जो किया था अमेरिका ने वो भी रिटेलिएशन था, वो कहानी कुछ और है। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो थोड़ा ही पार्टिसिपेट, यूरोपियन कंट्रीज लड़ मर रहे थे, इसमें आपका एक तरफ जर्मनी था, जापान था, ठीक है, इटली था, और दूसरी तरफ भाई साहब अलाइड नेशन जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, तो कंट्रीज का एक ग्रुप आपस में लड़ रहा, उसमें रशिया भी आ गया था, ठीक है? जापान ने देखा थोड़ा बहुत अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जापान के अपना जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर एक बहुत बड़ा नेवी कैंप था, मतलब वहां पे नेवी के शिप्स थे, आर्मीज थी, वो तैयार नहीं थे वॉर के लिए, वैसे ही थे। एक दिन सुबह उन्होंने भाई साहब करीब 200 फ्लाइट से बॉम्ब वहां पे डाला, बहुत सारे लोग मारे गए, उनके शिप्स डैमेज हो गए और तहस नहस हो गया। पर्ल हार्बर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेस था, और देखो जब लड़ाई आप करते हो ना तो तैयार हो, आप भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूं, तो लड़ाई बराबरी की है। आप आराम से बैठे हुए हैं, आपको मालूम ही नहीं लड़ाई होने, अचानक से आपके सर के ऊपर बॉम्ब गिर रहा है, तो लोग अफला तफली में आ गए, ये पूरा पर्ल हार्बर डैमेज हो गया, ठीक है? ये पूरा पर्ल हार्बर जो इतना कॉस्टली बनाया था, जबकि अमेरिका बहुत एक्टिवली तब तक वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था, जापान ने धनाधन बॉम्ब ड्रॉप किए, पूरा पर्ल हार्बर तहस नहस कर दिया, बहुत सारे उनके आर्मी पर्सनल्स निहत्थे मारे गए, बहुत सारा, तब अमेरिका ने रिवेंज लिया, इन्होंने भाई साहब इनके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया, दैट वाज अ रिवेंज, ठीक है? ये आपका बदला था उनका, ठीक है? अदरवाइज अमेरिका ऐसा नहीं, तो ये नहीं था कि जापान, भाई देखो आज की तारीख में ना रडार सिस्टम्स हो गए हमारे हमारे बॉर्डर को जैसे ही कोई अनआइडेंटिफाइड प्लेन क्रॉस करेगा ना, उसको उड़ा देंगे, कोई भी कंट्री उसको उड़ा देगी। उस टाइम पे इतने डेवलप रडार सिस्टम्स नहीं थे, आप सोचो ना अमेरिका में 200 प्लेन्स का घुस जाना, एक नहीं 200 प्लेन्स का घुस जाना, रडार सिस्टम था ही नहीं उतना इफेक्टिव, तो वहां पे तो एक प्लेन ही घुसा है। तो आप अगर बोलोगे कि जापान की आर्मी उतनी डेवलप नहीं थी, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था, यहाँ पे तो 200 प्लेन घुस गए भाई साहब, वहां पे तो एक ही प्लेन घुसा जिसने हाइड्रोजन बॉम्ब ड्रॉप किया, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया, तो ऐसा है सिस्टम। तो ये कुछ और कहानी है, मैं तो अब जापान का एग्जाम्पल दे रहा था कि कैसे इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है। वो तो देखो, जब आप कोई वॉर हार जाते हैं ना, तो आपके ऊपर ट्रीटीज लगती है, जैसे अभी आपका एक चैप्टर है नार्सिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें आप पढ़ोगे कि कैसे हिटलर के हारने के पहले जर्मनी एक और वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, और उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटियल समझौते हो गए, ठीक है? तो कैसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर हुआ पहला, और जर्मनी बहुत बुरी तरह से हारा, तो जर्मनी के जितने भी प्रोडक्टिव जगह हैं सब दूसरे कंट्रीज ने ले लिया, शर्मनाक हार थी ये, जहां पे आपका स्टील मैन्युफैक्चर होता था, आयरन मैन्युफैक्चर होता था, कोल फील्ड्स हैं जो एक नेशन के डेवलपमेंट में काम आते हैं, वो सब दूसरे नेशंस ने ले लिया, ठीक है? जर्मनी को बहुत शर्मनाक था, जर्मनी के पास कुछ बचा ही नहीं, कहां से वो प्रोडक्टिविटी करे, कहां से वो, तो काफी अफला तफला वाला माहौल हो गया, तब जाके हिटलर ने चार्ज लिया, ठीक है? तो ये जब भी आप हार होते हैं, जब भी आपकी हार होती है, आपने किसी को पटक के मारा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दोबारा मत करना, ऐसा ही बोलेंगे ना,
दोबारा मत भिड़ना मेरे से, ऐसा ही बोलेंगे ना, क्योंकि आप पावरफुल, आपने प्रूव कर दिया अपने आप को, तो वो भी थोड़ा डर गया अभी, है कि नहीं? तो वैसा ही है, कंट्रीज में भी जब वॉर होता है तो अमेरिका बोलेगा अब तुम अपनी आर्मी नहीं डेवलप करोगे, समझे? लेकिन धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो जाता है। इंडिया पे भी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट किससे पूछ के किया, आप न्यूक्लियर क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसमें सैंक्शन, तो वो रुके नहीं, आज की तारीख में वो डेलिट हो गया है, तो वो होता है। लेकिन इससे ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कंट्री अपनी डेवलपमेंट ना करे, वो होगा, ठीक है? क्लियर है? कोई कंट्री किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। The story of Palampur, an imaginary village, will take us to the different types of production activities in the village. तो हमने कुछ एस्पेक्ट्स देखे यहाँ पे कि प्रोडक्शन के जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या हैं। सो नाउ वी विल गो थ्रू दिस। ओके, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है आपका? फार्मिंग। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गए। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. ठीक है, तो फार्मिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड डेयरी, ये सब आपके प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आलतू फालतू प्रोडक्शन तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो जो द एम ऑफ प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन का एम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो जो हमको जरूरत में हो। ठीक है, आलतू फालतू प्रोडक्शन करके क्या फायदा? तो वी वुड रिक्वायर ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। जैसे क्या, हम घास उगाएंगे, हम तो खाते नहीं घास, तो वी विल बेसिकली लुक फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, जो हम खाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हम बेसिकली कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, ओके। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड टू ऑर्गेनाइज फोर फैक्टर्स। क्या क्या ये चार फैक्टर्स हैं? देखो, लैंड, ठीक है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, लेबर, ठीक है, लेबर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, और क्या है भाई साहब? फिजिकल कैपिटल, पैसे तो लगेंगे ही आपको। ठीक है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसको नोट कीजिए। गुड्स और सर्विसेज को अगर आपको ठीक से प्रोडक्शन करना है तो you will require to organize four factors which are land, labor, physical capital and human capital. ठीक है, एक मिनट।